हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 7 होगा, थाला फॉर द रीजन। ठीक है। और क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम है प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ठीक है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था यानी कि 6th लेक्चर, उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर दिया था, तो फर्दर ये चालू रहेगा। 8.1 ही चलेगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ये तीन क्वेश्चन को आज हम लोग इस लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है। एक छोटा सा अपडेट, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, दोनों में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट जरूर करें। ठीक है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर आज 5 क्या कह रहा है। ठीक है। गिवन सेक थीटा इक्वल टू इतना, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरे ख्याल से ये बच्चे ऐसे ही देखते एक साथ बना देंगे। ठीक है। एक ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 7। ये तीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं आज हम लोग अपने स्लाइड की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, सॉल्यूशन पहले लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जो सेक थीटा है किसी ट्राइंगल के लिए, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जो थीटा को अगर मान के चले मेन एंगल, उस थीटा के लिए जो सेक थीटा होगा वो 13/12 है। तो उसी थीटा को मद्देनजर में रखते हुए उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस ट्राइंगल में घूमती है। तो सीधा बात 90 डिग्री वाले ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पे घूमती है। ठीक है। चलो ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये सी हो गया। कोई दिक्कत? अब चूंकि थीटा बोला हुआ है तो जो भी तुम एंगल को डिनोट करोगे उसे मेन एंगल को थीटा डिनोट कर लो। चलो मैं इस एंगल को मेन एंगल मान के चल रहा हूं, और इसका जो वैल्यू है वो थीटा है। कोई दिक्कत? अब इस थीटे के नजरिए से जो भी सेक होगा, उस सेक का जो वैल्यू दिया हुआ 13/12 दिया हुआ है। तो गिवन क्या दिया हुआ भाई? गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है। तो बता सेक किसका अपोजिट होता है। तो पहले इसका पता तो लगा ले कि भैया ये जो सेक है वो किसका रेशियो होता है। अगर इसका रेशियो पता चल जाए तो हम लोग उसको कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करके जो वैल्यू बचा हो रहेगा, इन दो को तो पता होगा, तीसरा का जो बचा रहेगा हम लोग उसको तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग का अप्रोच होने वाला है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो सेक किसका अपोजिट होता है दोस्त? सेक होता है साइन। अब देखो मैंने वो याद करवाया था ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक कोसेक, कोसेक। मैंने बताया था कि जो इसको सीरियल से याद कर लो। अब देखो यहाँ फिर बेनिफिट होगा कैसे। तो साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का। और साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। कॉस किसका होता है? सेक का। और सेक का अपोजिट कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक। टेन किसका होता है? कॉट का। बीच वाले बीच से, सेकंड लास्ट सेकंड से, और फर्स्ट वाला लास्ट से। ठीक है। तो कॉस किसका अपोजिट है? सेक का। तो सेक किसका अपोजिट होगा? कॉस का। तो कॉस का तो हमको फॉर्मूला पता है, कॉलेज से भागल है, कॉलेज से भागल है, सीमा पागल है, कॉलेज से भागल है। तो कॉस भागल है B/H। ठीक है। ये कॉस का हो गया, लेकिन सेक इसका इनवर्स होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? तो सेक होगा है भागल, है भागल H/B। राइट। तो ये हमारा पहला बना सेक का फॉर्मूला। अब देखो सेक कितने का हमको चाहिए, तो सेक थीटा चाहिए हमको। तो सेक थीटा, तो बता इस थीटा को नजरिए में रखते हुए हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस फिक्स है, वो है AC, वो है AC। राइट। और इस थीटा को नजरिए में रखते हुए बेस क्या होगा? इस थीटा को नजर मध्य नजर में रखते हुए बेस होगा BC। क्या होगा? BC। कोई दिक्कत? कोई समझने में दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो सेक थीटा में पता चल गया AC/AB, यानी कि जो ये वैल्यू दिया हुआ है 13/12, वो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब हम लोग यहां से इसको और इसको कंपेयर करो, यानी कि सो फ्रॉम क्वेश्चन सेक थीटा जो वैल्यू दिया हुआ था वो दिया था 13/12। कोई दिक्कत? और सेक थीटा का हम लोग को वैल्यू कितना निकाले? AC/AB, BC। ठीक है। अच्छा यहां से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो AC का वैल्यू क्या निकलेगा? AC का वैल्यू निकलेगा 13 के क्यों माना? क्योंकि K इसका मल्टीपल भी हो सकता है, 13/12 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं होता
कि वो 2 से मल्टीप्लाइड है कि 3 से मल्टीप्लाइड है, वो कितना से मल्टीप्लाइड है। और जब हमें पता ही नहीं है तो हम लोग उसके जगह पे के मान लेते हैं, राइट। तो एसी का वैल्यू कितना निकल गया, 13 के। अब आगे बताओ भाई किसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो एसी निकल गया, और ये बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 12 के, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू पता चल गया 13, इसका वैल्यू पता चल गया 12, तो क्या हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोलोगे यस। कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अब जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, यानी कि एसी का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जोड़ का बराबर होता है, स्क्वायर का जोड़ का बराबर होता है। तो यानी कि ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर के बराबर होता है, बीसी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक बात बताओ, एसी का होल स्क्वायर, ये तुम्हें पता है ना, एसी का होल स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर, 13 के का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी, ए बी तो फाइंड करना है, तो हम लोग लिखो ए बी का स्क्वायर। और बीसी का स्क्वायर कितना होगा, बीसी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 के का होल स्क्वायर। अब यहां से तुम नोटिस करोगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 के स्क्वायर होगी। इसको जब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे तो इतना ही होगी। और जब ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी का स्क्वायर हमें पता नहीं है, हम लोग ए बी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर लिख देते हैं, ए बी का स्क्वायर। अब बता 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 के स्क्वायर। अच्छा, ये इधर देखो, ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही टर्म है ना दोनों, 169 के स्क्वायर और 144 के स्क्वायर। जब ये उधर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वैल्यू क्या होगा। तो देखो ए बी का स्क्वायर क्या बचेगा, ए बी का स्क्वायर बचेगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। देखो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ना, मैं उन सबको गलत नहीं कर रहा क्योंकि वो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या कर देते हैं कि डायरेक्टली यहाँ बता दे 13 एसी इक्वल टू 13 होगा, ये इक्वल टू 12 होगा। लेकिन कभी भी मैथमेटिक्स बनाते समय अगर तुम्हें फुल नंबर चाहिए तो ये गलती मत करना, ये भी आंसर सही ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसी इक्वल टू 13 और बीसी इक्वल टू 12। लेकिन देखो बात ऐसा होता है कि तुमको मैं अभी इससे पहले का लेक्चर में बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो एसी का वैल्यू, अगर मान लो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13/12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी डिवाइड भी, तो ये जो वैल्यू आएगा 26/24, तो इसका वैल्यू को जो हम लोग, ये भी तो 13/12 है, इसका रेशियो का मतलब क्या हुआ 13/12, तो ये भी तो 13/12 ही निकला ना। तो अब बताओ कि हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू चूज करें, 13/12 या 26/4, 26/24। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे के रखते हैं। के रखना कंपलसरी होता है, जब भी बोलेगा कि इसका रेशियो इतना डिवीजन में है तो कंफर्म होता है कि वहां पे के आंसर में प्ले पे आता है। अदरवाइज तुम यहाँ पे डायरेक्टली ए सी इक्वल टू 13 और बी सी इक्वल टू 12 भी कर सकते हो, लेकिन नंबर अगर टीचर का मूड में नहीं रहा तो वो नहीं देगा, ठीक है। फिर डिपेंड करता है टीचर कितना मूड में है, ठीक है। अगर उसका वाइफ से लड़ाई हुआ है तो फिर वो नंबर नहीं देने वाला, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस बात पे। तो कभी भी जब भी लिखो तो 13 के लिखना, ठीक है। इससे क्या होता है कि टीचर को पता चलता है कि ये बच्चा थोड़ा हाँ है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 69, 169 के स्क्वायर माइनस 144। तो जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25 के स्क्वायर। अब एक बार बताओ, ए बी का वैल्यू आ गया 25 के स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना आ गया 25, ए बी स्क्वायर का वैल्यू 25, तो बता ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा 5 के। होगी, होगी, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना दोनों का, दोनों साइड का, ए बी इक्वल टू 5 के। अब हमें सब कुछ पता चल गया, ए बी का वैल्यू पता चल गया 5 के है, बीसी का वैल्यू पता चल गया 12 के है, और किसका वैल्यू पता चला, एसी का वैल्यू पता चल गया 13 के है। अब हमें जो भी बोलेगा अब हम वो सब निकाल सकते हैं। तो पहला हमें निकालेंगे साइन, साइन थीटा का वैल्यू निकालो। क्यों थीटा हमने उपयोग किया, क्योंकि इस एंगल पे हमें खुद बोला है कि सेक थीटा है, तो हम लोग सेक थीटा को ही मेन एंगल लेके चलेंगे, ठीक है। तो बता साइन क्या होता है, अब फिर से मैं वो जो ट्रिक बताया था उसको याद करो, सीमा पागल है P/H, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ कि P, इस थीटा के लिए P कौन होगा, इस थीटा के लिए P होगा परपेंडिकुलर होगा, इस थीटा के लिए P होगा AB, AB।
और इस थीटा के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, इस थीटा के लिए हाइपोटेनियस होगा AC। AC अब बता AB का वैल्यू कितना निकल के आ गया, AB का वैल्यू निकल के आ गया 12 और AC का वैल्यू कितना निकल के आ गया 13। तो ये पहला का आंसर हो गया 12/13। अच्छा 12/13 के भी लिख सकते हो, तो के जब लिखोगे तो वो तुम्हारा के कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारा क्या बचेगा फाइनल 12/13। इसीलिए के लेना या ना लेना तुम्हारा मर्जी है, बस इससे टीचर को ये पता चलता है कि ये बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या है, साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा। अब देखो कॉस का क्या होता है, कॉलेज सीमा पागल है P/H, कॉलेज से भागल है B/H। एक बार बताओ B/H है, ठीक है। तो कॉलेज से भागल है B/H, ठीक है। तो इस थीटा के लिए B कौन होगा, इस थीटा के लिए B होगा BC। इस थीटा के लिए BC कौन होगा, BC। BC और हाइपोटेनियस क्या होगा, वो होगा AC। अब ये बता BC कितना वैल्यू है, BC का वैल्यू कितना है 12 के, कितना है 12 के। और AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 13 के। और जब हम लोग इसको के कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 12/13। 12/13 ये हमारा हो गया दूसरा कैंसर। तीसरा क्या है भाई, साइन कॉस टेन, टेन थीटा। अब बता टेंशन 5 बोरा, टेंशन 5 बोरा। तो P क्या होगा, इस थीटा के लिए P क्या होगा, इस थीटा के लिए P होगा AB। इस थीटा के लिए P क्या होगा AB। और बेस क्या होगा, बेस होगा BC। बेस क्या होगा BC, राइट। अब बताओ कि AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 10, देखो 10 है ना, तो 10 क्या होता है AB। AB का वैल्यू कितना है भाई, AB का वैल्यू होगा, ये कितना निकाला था 5, 5 के, ये 13 के और ये 12 के, राइट। तो इधर आ गया 5 के डिवाइडेड बाय BC, BC का वैल्यू 12 के, तो वैल्यू कितना आ गया भाई 5/12। ये हो गया साइन कॉस टेन का वैल्यू। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो तुम्हारे पास देखो सॉल्व करने का दो तरीके हैं, यहाँ तो तुम टेन का वैल्यू टेंशन 5 बुरा के बाद कॉट लिखो, कॉट का वैल्यू क्या होता है तो 10, तो आदत ही डाल लो, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे क्या है कॉट, कॉट किसका अपोजिट होता है भाई, कॉट अपोजिट होता है टेन का। टेन क्या होता है टेंशन 5 बोरा यानी कि बोरा 5, बोरा 5, ठीक है। अब यह होता है कि B/P, तो इसके लिए B कौन सा होगा, तो इसके लिए B होगा BC, थीटा के लिए BC होगा बे, और फिर P क्या होगा AB, AB। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12 के डिवाइडेड बाय 5 के, राइट। और जब इसको के कैंसिल होगा तो हो जाएगा 12/5, कोई दिक्कत। पांचवा क्या होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कॉस क्या होता है कॉलेज से भागल है B/H, B/H। तो इसका क्या होगा AC/BC होगा। इस थीटा के लिए बेस कौन होगा BC, ठीक है। कॉलेज से भागल है यानी कि है भागल, H/B होगा ना, H/B। तो होगा 20 AC बाय इतना। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू हो जाएगा 13 के, और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू 12 के, राइट। के कैंसल 13/12। अब देखो एक बार बता कि 6 में कौन है साइन कॉस टेन कॉट सेक, कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा। अब बताओ कोसेक किसका अपोजिट होता है, तो कोसेक अपोजिट होता है साइन, साइन का, ठीक है। तो साइन का क्या याद करने का ट्रिक, सीमा पागल है P/H। तो P/H होगा कोसेक का, तो साइन का P/H, तो कोसेक इसका अपोजिट यानी कि H/P, H/P, H/P। अब देखो इसका जब H/P करेंगे तो इसके थीटा के लिए हाइपोटेनियस कौन होगा, थीटा के लिए हाइपोटेनियस होगा AC, और परपेंडिकुलर कौन होगा AB। और जब इसको वैल्यू रखेंगे तो होगा 13 के डिवाइडेड बाय 12 के होगी। और जब इसको कट करेंगे के कैंसिल होगा तो हो जाएगा 13/12। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ एरर हो गया है। यहाँ पे जो होगा वो 5 के होगा, देखो यहाँ पे जो एरर हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5 के, क्योंकि यहाँ P है ना, तो इस थीटा के लिए P कौन होगा 5 के, AB ना होगा, तो AB का वैल्यू 5 के है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 5 के, राइट, 5 के। तो 5/13। और तो यहाँ पे क्या होगा 12 के नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 के, और यहाँ पे भी क्या होगा 5 के, तो हो जाएगा 13/5। तो ये हुआ तुम्हारा। अगर सोचो मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें और भी कुछ समझाऊं, तो तुम यहां नोटिस करोगे
जो साइन का वैल्यू आया 5/13 वो कोसेक का अपोजिट वैल्यू है। तो अगर तुम इतना का वैल्यू निकाल लिया साइन कॉस 10, तो एक काम करना कि कॉट का वैल्यू इसका अपोजिट कर देना, यानी कि 12/5। ठीक है, कॉस का सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो कॉस का वैल्यू 12/13 आया, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 13/12। और साइन का 5/13 है, तो 13/5 ये कोसेक का। ये समझने का ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमारा सॉल्यूशन हो गया। पहला क्या आया 5/13, 12/13, 5/12, 12/5, 13/12। अगर यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तुमको तो लो, थोड़ा सा यहाँ पे हम कोई दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या आंसर आया है 13/5 आया है। ठीक है, ये आंसर हो गया 13/5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई, इसका सॉल्यूशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक कोई ट्राइंगल है 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल ए है और एंगल बी होगा वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि जो सी पे 90 डिग्री बन रही है। समझो बातों को, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि एंगल सी पे 90 डिग्री बन रही है। एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो शो करना है कि जो एंगल ए होगा और एंगल बी होगा वो बराबर होगा। क्या हमें शो करना है कि एंगल ए जो होगा और एंगल बी जो होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो पहले एक 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये बना हमारा राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का। अब बता इसमें जो 90 डिग्री वो किस में होगा, सी पे। क्यों होगा, क्योंकि भाई यार देखो खुद लिखा है ए एंड बी और एक्यूट एंगल। तो ए और बी तो कभी हो ही नहीं सकता 90 डिग्री, क्योंकि वो तो राइट एंगल होता है ना। तो राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है, तो यानी कि सी पे 90 डिग्री बन रहा होगा, ये कंफर्म होगा। ठीक है, एक मिनट, ये क्या विजिबिलिटी सेम आ रही है? चलो कलर चेंज कर देता हूं मैं। राइट, विजिबिलिटी ठीक नहीं आ रही है। हाँ, तो देखो ये 90 डिग्री बना। अब देखो ये एंगल कौन सा होगा, ये कौन होगा ए, और ये क्या होगा बी। यहां तक क्लियर फिगर समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सोचो, कह रहा है इस ए के नजरिए से जो कॉस होगा उसका वैल्यू और इस बी के नजरिए से जो कॉस होगा उसका वैल्यू दोनों बराबर है, यही गिवन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका भी कॉस और इस एंगल का कॉस ये दोनों बराबर हैं। तो प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अब देखो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हम लोग किसी तरह से इस कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे और कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। अब देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में क्या हो रही है। तो पहले हम लोग निकालते हैं, गिवन लिख लो पहले, गिवन जो जो दिया हुआ है वो गिवन लिखो। गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। राइट, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे, जैसे कि सेक साई इक्वल टू सेक फाई, तो यह ऑलवेज साई इक्वल टू फाई होगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि सेक से कट गया, साई इक्वल टू फाई बचा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप से है। तो यानी कि जब भी कोई सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बट डिफरेंट एंगल होता है, तो अगर सेम सेम है, इक्वल है, तो उनका एंगल भी इक्वल होता है। राइट, ये बात नोट कर लेना। तो क्वेश्चन में तुमको घुमाने के लिए पूछ रहा है, तुमको बस ये ऐसा समझा रहा है कि बस ये क्वेश्चन पे कि ऐसा नाम का भी कुछ चीज होता है धरती पे। तो पहले हम लोग कॉस ए निकाल लेते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉस ए निकालो। तो कॉस ए कॉलेज से भागल है बी बाय एच, बी बाय एच, ये बी स्मॉल बी होगा। ठीक है, बी बाय एच। तो इस ए के नजरिए से बेस कौन होगा, इस ए के नजरिए से बेस होगा सी ए। क्या होगा, सी ए। और इस इसके नजर में हाइपोटेनियस क्या होगा, इस एंगल ए के नजरिए में हाइपोटेनियस होगा बी ए। क्या होगा, बी ए। ये सी है। ठीक है, बी ए। अब हमें क्या पता चल गया कि कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया, सी ए बाय बी ए। उसके बाद क्या है, कॉस बी, कॉस बी। तो कॉस बी, बी क्या होता है, इस एंगल बी के कॉलेज से भागल है, फिर से कॉस लगेगा, वही कॉस का फॉर्मूला, कॉलेज से भागल है बी बाय एच। अब इस बी के नजरिए में बेस कौन होगा, इस बी के नजरिए से बेस होगा बी सी, बी सी। बेस तो पहचानना आता है ना, बेस उसको बोलते हैं जो कि वो एंगल से लगा हुआ साइड को बेस बोलते हैं।
लगा हुआ दो है, ये कि ये और ये कि ये, तो ये तो कंफर्म है कि ये हाइपोटेनियस होगा, बचेगा ये, तो यही बेस होता है। राइट, कोई दिक्कत? तो हाइपोटेनियस क्या होगा? इस बी के नजरिए से हाइपोटेनियस होगा बी ए, बी ए, ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब जो साइड जब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो इसको वैल्यू दोनों को बराबर कर दो, या अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा। तो कॉस ए की जगह रखो सी ए बाय बी ए, और फिर इसके जगह रखो बी सी बाय बी ए। कोई दिक्कत? क्या ये बी ए और ये बी ए कैंसिल होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब बी ए इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि बी ए उधर गया, मल्टीप्लाइड में हुआ, और ये बी ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या है बचेगा? हमारा वैल्यू बचेगा फाइनली में सी ए, यही लिखो सी ए इक्वल टू बी सी। हमारा फाइनल वैल्यू क्या आएगा? सी ए बाय बी सी आएगा। अब देखो, अब इस जो वैल्यू है ना, इसको फिगर पे समझने का कोशिश करो। सी ए कहां है? ये वाला, यानी कि कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। ठीक है, और जब दो साइड इक्वल होते हैं, ये याद रखो, ये कौन सा ट्रायंगल फिर बन जाएगा? फिर ये बनेगा आइसोसेलेस। हेंस यहां लिखना स्टार्ट करो, हेंस सी बी इक्वल टू सी ए, सो इट इज, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा? सो इट इज आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल। और जब आइसोसेलस ट्रायंगल बना, कौन सा? ये और ये। तो अब देखो, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, देखो क्या होता है ना कि मैं लिखते लिखते बोर हो जाता हूं, मुझे स्पेलिंग का ध्यान नहीं रहता। ठीक है, और स्पेलिंग पे मत जाना, आइसोसेलस का बस समझो आइसोसेलस ट्रायंगल बना। और जब आइसोसेलस ट्रायंगल बना तो एंगल बी और एंगल ए इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी कोई दो साइड इक्वल होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा वो इक्वल होता है। तो इससे कि ये एंगल है, ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ये वाला एंगल। और इस वाले बी के करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ये, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। हेंस एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी, प्रूव्ड। और सी ए बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं। और सी ए बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं। और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इधर रिवर्स पलट सकते हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, कॉस ए का वैल्यू निकाला जो कितना वैल्यू आया, कॉस बी का वैल्यू निकाला जो कितना वैल्यू आया, इन दोनों को इक्वल शो कर दिया, तो बी ए खत्म हो गया, मर गया, बचेगा क्या? सी ए बाई सी बी, यानी कि बी सी। अब ये वैल्यू आ गया, जब हमने देखा कि ये दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है। अब दोनों साइड जब इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला एंगल भी इक्वल होता है। बस यही लिखना था और यही प्रूफ करना था, बाकी कुछ नहीं किए। ठीक है, दैट्स इट। इतने सारे लंबे वीडियो बस 5 सेकंड में समझो कि हमने बस कॉस ए का वैल्यू निकाला, कॉस बी का निकाला, इस दोनों को इक्वल किया। यहाँ पे हमें पता चला कि ये दोनों इक्वल है, तो सी ए इक्वल टू सी बी, यानी कि दो साइड इक्वल बन गए, और दो साइड इक्वल बने तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी तो इन दोनों का एंगल भी सेम हो जाएगा। बस यही है, बस यही बातें हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट ए का जो वैल्यू है, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो 7/8 दे दिया गया है। कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया? 7/8। तो अब इवेल्युएट करना बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो। तो देखो, सीधा बात यहाँ क्वेश्चन में यही है। एक मिनट, कॉट थीटा यहाँ भी है, कॉट थीटा यहाँ भी है। एक मिनट मुझे चेक करने दो, कॉट ही है ना क्वेश्चन पे, देखने दो। हाँ कॉट ही है, कॉट है, दोनों जगह कॉट है। तो ये तो आंसर बनेगा बहुत आसानी से भाई, ये तो सेकंड वाला तो आंसर यूं ही निकल जाएगा। ये कॉट है, इसका स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दो 7 का, तो 7/8 है, इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 49/64। ये दूसरा का आंसर यूं निकल गया। लेकिन
पहले के आंसर के लिए हमें चाहिए होगा साइन और कॉस का वैल्यू, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ कॉट का वैल्यू पता था तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत झंझट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, लेकिन यहाँ झंझट पड़ेगी। यहाँ हमें कॉट दिया हुआ है, साइन चाहिए। कॉट में होता है परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर बेस तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन साइन के लिए हाइपोटेन्यूज भी चाहिए होता है, तो परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, तो इसको हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम लोग फाइंड कर लो, गिवन पहले लिखो। गिवन क्या दिया हुआ भाई, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब जब कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो बताओ पहले हम यहां समझो कॉट थीटा क्या होता है। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, जब भी देखो दिक्कत हो रहा होगा तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये बनाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, कोई दिक्कत। थीटा मानना है, यानी मेन एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा हो गया, कोई दिक्कत। अब एबीसी जो नाम रखो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह कोई नाम तो मेंशन किया गया नहीं कहीं क्वेश्चन पे, ए बी सी रखो, या पी क्यू जेड एक्स वाई जेड रखो, कुछ भी रखो। चलो मैं आज थोड़ा यूनिक नाम रखता हूँ, पी क्यू आर, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, इस थीटा के मद्देनजर रखते हुए इसका कॉट का वैल्यू क्या होगा। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट किसका अपोजिट होता है, तो कॉट अपोजिट होता है भैया टैन का। कॉट किसका अपोजिट होता है, टैन का अपोजिट होता है। तो टैन का होता है, टैन का फॉर्मूला याद करने का क्या बताया था, टेंशन 5 बोरा। तब टैन का वैल्यू पी बाई बी होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, बी बाई पी, बी बाई पी। यानी कॉट का वैल्यू क्या आ गया, बी बाई पी, बी बाई पी। अब एक बार बताओ कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। इस थीटा के मद्देनजर रखते हुए इसका बेस क्या होगा, क्यू आर, क्या होगा, क्यू आर। और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस थीटा को मद्देनजर में रखते हुए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू, पी क्यू। एक बात बताओ, अब हमें पता चल गया, यहां से बोल रहा है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, यहां बोल रहा है कॉट थीटा का वैल्यू कितना, पी क्यू, पी क्यू आर बाय पी क्यू, ठीक है। तो अब हम लोग काम करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, कोई दिक्कत। यानी कि हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल टू 7/8, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, क्यू आर का वैल्यू 7K हो गया। क्योंकि क्योंकि यहां पे एक रेशियो दिया हुआ है, और जब रेशियो दिया होता है तो अगर उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालना होता है तो उसको के में लिखा जाता है। ये बात को नोट कर लो, आदत डालो इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यू आर का वैल्यू 7K, उसका पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8K, 8K, राइट। तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, क्यू आर, ये वैल्यू, सॉरी क्यू आर का वैल्यू 7K, 7K, ठीक है। और पी क्यू का वैल्यू 8K। एक बात बताओ, इसका वैल्यू 8K, इसका वैल्यू 7K, क्या हम लोग पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यस या नो। हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है यानी हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक बात बताओ, पी आर कितना है, पी आर तो हमको फाइंड करना है, जब पी आर का वैल्यू फाइंड करना, स्क्वायर का तो चाहिए नहीं, तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्यू आर का वैल्यू कितना होगा भाई, 7 49 के स्क्वायर। अब यह बता कि पीक्यू का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर, 8K का स्क्वायर, तो हो जाएगा 64K स्क्वायर। अब इन दोनों का सम कर दो भाई, अब इन दोनों को सम कर दो, ये इसको 1 मिनट के लिए मैं इमेज मार देता हूं। हाँ, तो इन दोनों को सम करो तो वैल्यू क्या आएगा, पी आर का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पी आर बचेगा, पी आर, ठीक है। अब जब इसका वैल्यू करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 6 और 4 कितना होता है, 3 हो जाएगी, राइट। और फिर इधर हो जाएगा तुम्हारा 6 और 10 113, 113K स्क्वायर। क्या 113 किसी का परफेक्ट वैल्यू होती है, तो आंसर होगा नो। क्या 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो होगा आंसर नो। तो K तो बाहर आ जाएगा लेकिन 113 अंदर फंस जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1113K, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनियस का वैल्यू पता चल गया, वो हो गया अंडर रूट 113, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ,
अब हम लोग को यहां से अब साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम लोग अब सब कुछ निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग को फाइंड करो साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा हम लोग अब उतना मैं बोलूंगा नहीं, बस इतना समझो कि साइन थीटा क्या होता है, सीमा पागल है पी बाई एच। तो इस थीटा के नजरिए में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस थीटा के नजरिए में परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, यानी कि 8 के। और हेपोटेनियस कितना होगा, हेपोटेनियस होगा अंडर रूट 113 के। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा तो हो गया कॉलेज से भागल है बी बाई एच। तो बी बाई एच यानी कि इस थीटा के नजरिए में बी कौन होगा, इस थीटा के नजरिए में बी होगा 7 के। क्या होगी, 7 के। और इस थीटा के नजरिए में क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनियस कौन होगा, वो होगा रूट 13 के कैंसल हुआ, बचेगा हमारा 8 बाई रूट 113। और फिर यहां पे बचेगा 7 रूट 113। ये टोटल वैल्यू निकल गया साइन का और कॉस का। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करना स्टार्ट कर। तो दूसरा हमारा ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, साइन 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 8 बाय रूट 113 113। अब इनका जोड़ और फिर इनका मल्टीप्लाइड 1 माइनस 8 बाई रूट 113। ठीक है, अब इसको फिर डिवाइड करना होगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है भाई, 7 बाई रूट 113 राइट। और फिर यहां पे वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 7 बाई रूट 113। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, होती है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा ना स्पेशली, तो हो जाएगा 7 बाई रूट 13 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या। अब देखो इसको हम आगे वाले चैप्टर पे, आगे वाले स्लाइड पे बढ़ते हैं राइट। क्या हुआ, पहला हमारा क्या बना, 1 माइनस क्या बना, 8 स्क्वायर बाय रूट 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 स्क्वायर बाय रूट 113 का होल स्क्वायर राइट। तो एक बार बताओ कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी कि 113 बचेगा। कोई दिक्कत। और यहां पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और रूट 13 का वैल्यू कितना होगा, रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 113। अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन हो गया, 113 हो जाएगा इधर कैलकुलेशन में। और यहाँ पे जब 13 है तो 113 हो जाएगा ऊपर, 113 माइनस 64। और यहाँ पे क्या बचेगा, 113 यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 113 माइनस 49। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 113 में 64 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 49 बाई 113 राइट। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 64 113 राइट। अब जब इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, हमारा बचेगा 49 बाई 64। हमारा वैल्यू क्या बचेगा, 49 बाई 64। क्यों, क्योंकि ये 113 से कैंसिल हो गया, ये वाला यहीं बचेगा और ये वाला यहीं बचेगा, बचेगा क्या, 49 बाई 64। तो यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। यानी कि ये जो वैल्यू था इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 49 बाई 64। ठीक है, और कॉट स्क्वायर का यानी कि कॉट स्क्वायर, तो कॉट का वैल्यू दिया ही हुआ था भाई 7/8। तो कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/64। तो
कॉट स्क्वायर का वैल्यू 49/64 और इतने का वैल्यू 49/64, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर था, दोनों वैल्यू बराबर था, राइट। तो यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमने कितना आज कंप्लीट किया? क्वेश्चन नंबर 5 देखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, क्वेश्चन नंबर 6 देखा और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने आज नोट किया। तो ये टोटल हमारे आज 3 क्वेश्चन हुए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो लेक्चर नंबर 8 होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो होगा 9, 8 और 9 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज 7 तक ही रहने देता हूँ, लगभग 35 मिनट के वीडियो बन चुके हैं अभी तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना, फ्रेंड के पास शेयर कर देना अगर समझ में आई हो तो। जय हिंद जय भारत, हैप्पी